वो लोग हमसे कहने लगे शाजिल कि वो तो गज महाराज की प्रेमिका थी और गज महाराज उसकी बरसों से तलाश में लगे हुए थे। तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। अब तुम अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा। मेरे वालिद साहब ने कहा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और ये गज महाराज कौन है और हमारी बेटी शुमाइला से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है। हम तो उस गज महाराज को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तभी वो लोग बोले कि बस इसके आगे कुछ मत पूछना, तुम्हारे पुरखे अच्छी तरह से गज महाराज को जानते हैं। इसके आगे अगर तुम कुछ पूछोगे तो याद रखना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम लोग उनको देखकर वैसे भी खौफ महसूस कर रहे थे, इसीलिए हम बिना उनसे कुछ कहे वहां से आगे की जानिब बढ़ गए। ये राजपुर का एक पुराना गोशा एरिया था। अब तो ये तमाम तर हिस्से पाकिस्तान में शामिल हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान बसने से पहले जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग आबाद थे। अब भी कुछ खानदान वहाँ पर आबाद हैं। हमारी हुकूमत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देती है, इसीलिए राजपुर के नवाही हिस्से के लोगों को तमाम आसाइशें दी गई थी, बल्कि इतनी ज्यादा आसाइशें जितनी राजपुर शहर में भी नहीं थी। वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे मंदिर बना रखे हैं और अपने अकायद के मुताबिक काम भी करते रहते हैं। अब हमें यहाँ से ही आगे बढ़ना था और आगे जाकर हमें तलाशना था शुमाइला को। जानबूझकर हम इस तरफ नहीं गए थे। अब क्योंकि हम तो मुश्किलात का शिकार थे तो ऑटोमेटिकली हम इस जानिब आ गए थे। गर्द हम परिवार समेत वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद हमने वहाँ पर रहने के लिए डेरा डाला। मुसीबत के मारे थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी हम लोगों को। एक एक लोग की खुशामद करते, उनसे मिन्नत समाजत करते और बामुश्किल तमाम बहुत वक्त बाद हमें गज महाराज के बारे में कुछ मालूमात मिली। बहुत अजीब सी मालूमात हमें गज महाराज के बारे में मालूम पड़ी। हमें पता चला कि गज महाराज एक बहुत बड़ा साधु था, लेकिन उनके बारे में तो हमने ये बात सुनी कि वो तो बहुत अरसा पहले मर चुका है। लेकिन वहाँ के लोगों का ये अकीदा है, ये मानना है, उनकी ये आस्था है कि गज महाराज अभी भी जिंदा है और उसकी समाधि के नीचे ही गज महाराज का ठिकाना भी मौजूद है। मैंने उनसे कहा कि अजीब बात नहीं थी ये, तो वो कहने लगा उनका कहना है कि गज महाराज की रूह आज भी मौजूद है। उसका बदन तो मर चुका है लेकिन उसकी रूह जिंदा है और वो रूह लोगों से मिलती भी है। हमने उन सबसे अब ये बात सुनी तो हमने सोचा जाहिर है कि ये तो उन लोगों का अकीदा है और ये भी जाहिर सी बात है कि हम लोग इस बात पर कतई यकीन भी नहीं कर सकते हैं। खैर बात यहीं पर रह गई और रह गई कहाँ थी। हमें गज महाराज के बारे में कुछ मालूमात तो अब हासिल हो चुकी थी, लेकिन ये नहीं पता चला कि शुमाइला कहाँ गई और गज महाराज ने उसे कहाँ गायब किया, ये भी हमें मालूम नहीं था। बड़ी परेशानी की बात थी हम लोगों के लिए, लेकिन दादा जान और वालिद साहब ने कुछ नेक गैर मुस्लिम लोगों से मिलकर अपनी कहानी उन्हें बताई कि किस तरह से हमारी बच्ची शुमाइला गायब हो चुकी है। तभी एक आदमी गर्म हो गया और वो आदमी हमसे कहने लगा, अब यहाँ पर एक काम किया जा सकता है, क्योंकि गज महाराज की जो आत्मा है वो चांद की 14वीं को यानी चांद की 14 तारीख को दर्शन देती है और चांद की 14 तारीख को ही हम आपकी बेटी, आपकी बच्ची शुमाइला के बारे में गज महाराज से खुद ही मालूम कर लेंगे कि उन्होंने उसे गायब किया है या फिर उन लोगों ने जिन्होंने आपसे झूठ बोला है। शायद हमें उस दिन ही कुछ मालूम पड़ जाए। हम तो तकदीर के मारे थे, नसीब से बहुत परेशान हो चुके थे, इसीलिए अब वहीं पर हम खेमाजन हो गए। लेकिन क्या बताऊं शाजिल, मेरे दिल में तो आग लगी हुई थी और मैं अपनी बहन को इस तरह से खोना नहीं चाहता था और उस गज महाराज पर मुझे तो गुस्सा आ रहा था, भले ही उसने मेरी बहन को गायब किया हो या ना किया हो, लेकिन कर भी क्या सकता था मैं। इसीलिए मैं इस जानिब निकल कर आ गया और मैं रात को यहाँ पर मालूमात हासिल करने लगा, शुमाइला को ढूंढने की कोशिशें करने लगा। फिर इसी रात को मेरा एक शख्स से मुतालबा हुआ, एक शख्स से मैं मुलाकात करता हूँ और जिस शख्स से मेरी मुलाकात हुई ये एक बहुत ही अजीब सा ही आदमी था, एक पुजारी था शायद वो। उसने अचानक मुझसे कहा कि ऐ शख्स, तुम इस मठ के इलाके से निकल जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक हो सकता है, तुम्हें नुकसान भी पहुंच सकता है, इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस मठ से बाहर निकल जाओ तो अच्छा होगा। लेकिन क्या बताऊं शाजिल भाई, मुझ पर बहुत ज्यादा जुनून सवार था। एक तो अपनी बहन को खोने का, दूसरा अपने परिवार से जुदा होने का। अपने परिवार की परेशानियां देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और ये समझ लो कि उसके बाद मैंने उसे मारा। लेकिन पहले तो वो शख्स पुजारी मुझसे मार खाता रहा, लेकिन उसके बाद वो पुजारी कुछ पढ़कर मुझ पर फूंकता है और जैसे उसने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंका उसके बाद से मेरी यही हालत हो गई है शाजिल भाई। बस उसके बाद से शाजिल भाई मैं यहीं पर हूँ कई दिन से और मेरी गुमशुदगी से मेरे परिवार वालों पर, मेरे घर वालों पर क्या गुजर रही है ये तो मुझे मालूम भी नहीं है। ना मैं उनसे कभी मिल पाया, ना उन्हें उसके बाद कभी देख पाया। हमारा तो घर ही उजड़ गया शाजिल भाई, घर उजड़ गया, हम बर्बाद हो गए शाजिल भाई। मेरे दिल में अब सख्त गम का तासुरात उभर चुका था। वाकई मैंने उस गम को देखा था और इन लोगों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था। ये बहुत अच्छे किस्म के लोग थे और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छे किस्म का सलूक भी किया था।
मेरी बदकिस्मती अगर मेरे आड़े ना आती, मेरा नसीब अगर मेरे आड़े ना आता तो बहुत अच्छा वक्त गुजरता हसन के परिवार के साथ। लेकिन क्या करें, मेरी भी मजबूरी थी। मैंने अब उसे तसल्ली देते हुए कहा, मैं मिल गया हूँ ना अब तुम्हें हसन, तुम फिक्र ना करो, अब मैं इसकी कोई ना कोई तरकीब सुझा ही लूंगा। और तुम ये जानते हो हसन कि शुमाइला को मैंने भी अपनी बहन जैसा माना है और बहन ही कहा है। अब उसका एक नहीं बल्कि 2 भाई मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा हसन। हसन मेरी बात सुनकर पता नहीं क्यों पर खामोश हो गया। उसने कुछ ना कहा तो मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, देखो हसन, अब सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग में से ये बात निकाल दो कि तुम्हारा आधा जिस्म गुम हो चुका है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उसके पढ़ने से तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ चुका है जिसकी वजह से तुम समझ रहे हो तुम्हारा आधा जिस्म गायब है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो और तुम्हारा हिस्सा जो बदन का हिस्सा है वो भी मौजूद है। ये तुम्हारे दिमाग का वहम बैठ चुका है उसकी पढ़ाई की वजह से। हसन ने मेरी बात सुनकर अपने बदन की तरफ नीचे की साइड गर्दन झुकाई और उसके बाद वो मुझसे कहने लगा, वो तो ठीक है शादिल भाई, लेकिन मैं बिना सहारे के अब चल ना सकूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो, सहारा देते हुए अपने साथ लेकर चलो तुम। मैंने कहा, बेफिक्र रहो हसन, मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा, तुम बेफिक्र रहो इस बात के लिए। हालांकि मुझे खुद भी बहुत अजीबोगरीब महसूस हो रहा था, क्योंकि अमीर शाह साहब दिलो दिमाग के अमीर थे और ज़र्फ के भी अच्छे खासे अमीर थे वो, लेकिन एक फिर भी थोड़ी झिझक जो थी वो मेरे दिल में पूरी तरह से मौजूद थी। मैं उनका हूँ दस्ते नगर और एक और शख्स यानी हसन को मैं उनके पास लिए जा रहा हूँ। अलबत्ता मुझे लेकिन ये भी इत्मीनान था कि जब मैं अमीर शाह साहब को ये पूरी कहानी सुनाऊंगा कि किस तरह से हसन उसका परिवार भी खलाई मखलूकात से और रूहों से परेशान है, तो वो जरूर इंसानी बुनियाद पर इस हसन की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। फिर आखिरकार हसन और मैंने ये तवील फासला बड़ी मुश्किल से तय किया था। हसन के नौजवान जिस्म को मुकम्मल तौर पर सहारा देना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो भी नौजवान था और हट्टा कट्टा था, ऐसा कोई बच्चा वच्चा नहीं था जिसे आराम से सहारा दिया जा सके। लेकिन मैंने फिर भी जद्दोजहद करके ये काम किया और हसन को सहारा भी दिया। बमुश्किल मैं उसे लेकर अमीर शाह साहब की मुकाम तक पहुंच गया। जैसे जैसे मैं उसे लेकर वहां तक तो पहुंच गया था, लेकिन फिर भी उनकी इजाज़त के बगैर अभी मैं उसे अंदर लेकर नहीं जा सकता था। हसन के लिए मुझे उनसे इजाज़त लेना ज़रूरी थी कि क्या मैं उसे अंदर ला सकता हूँ। उसके बाद मैंने हसन को सहारा देकर एक मुनासिब जगह पर बिठाया जहाँ पर आराम से वो बैठा रहे और मैं अमीर शाह साहब से इजाज़त लेने चले जाऊँ। तभी मैंने हसन से कहा, हसन देखो, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसे कोई ऐसी वैसी बात मत समझना, ना ही तुम मुझे गलत समझना, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ हसन। अब तुम यूँ समझ लो कि राजपुर जो है वो मेरे लिए बहुत अजनबी जगह है हसन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त कहीं ना कहीं से कर ही लूंगा, तुम फिक्र मत करो हसन, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। उसके बाद मैं अमीर शाह साहब से इजाज़त लेने के लिए उनके घर के अंदर चला गया। वो कश्मकश के आलम में था। हसन सोच रहा था कि मैं उसके साथ क्या करने जा रहा हूँ और मैं अंदर क्यों जा रहा हूँ, लेकिन अमीर शाह साहब को हसन की पूरी कहानी बताना भी बेहद ज़रूरी थी कि किस किस तरह से हसन के ऊपर ये मुसीबतें आई हैं, किस तरह से वो इन मुसीबतों से जूझ रहा है और इसका अंजाम क्या क्या हो सकता है, ये अमीर शाह साहब ही मुझे अच्छी तरह से तफसीर से बता सकते थे, इसीलिए उन्हें सारी मालूमात देना बेहद ज़रूरी थी। लेकिन उलझन ये भी थी कि अमीर शाह साहब कहीं ये ना समझे कि देखो इसे, उलझन तो अपनी लेकर खुद यहाँ पर आया था, अब इसने मेरे सामने दूसरों की मुश्किलों के भी अंबार लगा दिए। खुद की तो परेशानी हल नहीं हो रही, लेकिन दूसरों की परेशानियों को हल करने में ये बंदा जुझ गया है। मुझे यही डर था। रात के इस हिस्से में वैसे भी हसन के लिए कुछ खाने पीने की चीजें हासिल करना मेरे लिए बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि रात का ये पहर इतना ज्यादा सन्नाटेदार और इतना खामोश होता है कि इस रात के पहर में हम किसी से कुछ चीज मांग भी नहीं सकते, क्योंकि सब अपनी अपनी आरामगाहों में सो रहे होते हैं। लेकिन तकदीर मेरी बहुत अच्छी थी कि अंदर घुसते ही जुबैदा मुझे जागती हुई मिल गई। मैंने उससे पूछा कि जुबैदा, क्या मुझे खाना मिल सकता है? लेकिन वो बेचारी बहुत अच्छी लेडीज थी, उसने मुझे खाने पीने की अशिया दे दी और मैं थाली लेकर उसके बाद बाहर निकल आया ताकि मैं हसन को उसके खाने पीने की चीजें दे सकूं और उससे पेट भरवा सकूं। अमीर शाह साहब की इजाजत के बगैर उनके घर में किसी को दाखिल नहीं किया जा सकता था और ये मैं बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था। हसन को मैंने पहले खाना खिलाया, पानी पिलाया, खिला पिलाकर उसे मैंने रात बाहर ही गुजारी, क्योंकि अमीर शाह साहब की इजाजत के बगैर हसन को मैं अंदर लेकर नहीं जा सकता था। उसके बाद हमने जो हमारी माजी की बातें थी वो शुरू कर दी कि किस किस तरह से क्या क्या हमारे साथ हुआ है। हम बातें करते रहे, सारे वाकयात एक दूसरे को बताते रहे, यहाँ तक कि अब सवेरा हो गया और दिन निकल आया। फजर की अजान हुई, मैं और हसन नमाज के लिए निकल पड़े। लेकिन फजर की नमाज के बाद जैसे ही हम आए तो अचानक ही अमीर शाह साहब के घर का दरवाजा खुल पड़ा और अमीर शाह साहब फौरन ही बाहर आ गए। मैं उन्हें देखकर अदब से खड़ा हो गया। उसके बाद अमीर शाह साहब खामोशी से आगे बढ़े।
उसके बाद जैसे ही वो मेरे करीब पहुंचे तो मैंने उन्हें सलाम किया और अचानक वो ठटक कर रुक गए। कुछ लम्हे तो अमीर शाह साहब खामोश रहे, लेकिन फिर इधर उधर लम्हे टटोलते हुए वो बोलने लगे, बैठने की जगह है शादिल यहाँ पर? मैंने कहा, वो जनाब कुछ ऐसा है कि मैंने झिझक कर इतना कहकर हसन की तरफ देखा। तभी अमीर शाह साहब कहने लगे, मेरे पीछे पीछे आ जाओ और तुम जिसे साथ लाए हो इसे भी अपने साथ लेकर आ जाओ। अमीर शाह साहब के बारे में मैं हसन को मुख्तसर अल्फाज में समझा चुका था कि ये बहुत पहुंची हुई चीज है, इनकी अल्लाह अच्छी है और ये अल्लाह वाले हैं, लेकिन तफसील मैंने अभी उसे नहीं बताई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा कि इसे भी साथ लेकर आ जाओ, तो हसन और मैं दोनों चौंक चुके थे, क्योंकि हसन भी जानता था कि वो नाबीना है और मैं भी। उसके बाद हसन और मैं उनके पीछे पीछे चलते गए। सहन में मौजूद दरख्त के नीचे चारपाई पर हम बैठ गए तो अमीर शाह साहब वहाँ पर बोले, असल में तुमने सही किया, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखो, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है, मेहमान को कोई मना नहीं करता। मेरे मिजाज से तुम्हें अब तक वाकिफ हो जाना था कि मैं मेहमानों से नहीं घबराता। तुम इसे अंदर तो लेकर आ जाते, बाद में जो होता फैसला हो जाता। दुख की बात है कि तुम दोनों ने रात बाहर गुजारी। ये बात सुनकर हम दोनों हक्के बक्के एक दूसरे को देखते रह गए। मुझे तो पता था कि अमीर शाह साहब सब जानते हैं, लेकिन हसन के लिए तो पहली मर्तबा था। अब क्या होगा? क्या अमीर शाह साहब शादिल के साथ साथ हसन की मुश्किल को भी आसान करेंगे? शुमाइला को जो गज महाराज उठाकर ले रहा है, क्या वाकई में वो कोई गज महाराज है या फिर इस कहानी के पीछे भी कोई और राज छुपा हुआ है? ये सब मालूमात हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।